हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्म्स एज एन एजेंट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादक के रूप में फर्में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फर्म्स क्या हैं, उसकी क्या परिभाषित करने का प्रयास करेंगे फर्म को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फर्म किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, यानी फर्म एक संगठन है और उस संगठन के क्या क्या रूप हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि फर्म के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि फर्म्स अपने वित्त का प्रबंधन किस तरीके से करती है या वित्त के स्रोत क्या हैं फर्म के। और अंत में हम डिस्कस करेंगे जो फर्म का आधुनिक फर्मों का जो रूप है, जिनको हम कॉरपोरेशंस कहते हैं या एमएनसीज हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, आर्थिक विकास में उनका क्या योगदान है और क्या उसकी सीमितताएं हैं, ये हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत में हम जानते हैं कि फर्म्स क्या है, फर्म की परिभाषा क्या है। कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार फर्म्स वह एक ऐसा संगठन है जो वस्तुओं की बिक्री करता है, जो किसी वस्तु की बिक्री करता है या किसी चीज का उत्पादन करता है या कुछ सेवाएं प्रदान करता है जिसके बदले में लोग भुगतान करते हैं। यानी फर्म एक ऐसा संगठन है जो वस्तुओं को बेचता है या उनको उत्पादित करता है या कुछ सेवाओं को प्रदान करता है और बदले में जिन लोगों को वो ये प्रदान करता है उनसे भुगतान प्राप्त करता है। तो ऐसे संगठन को हम फर्म कहते हैं। जो आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था है वो अपने उत्पादन को फर्मों के माध्यम से ऑर्गेनाइज करती है। यानी जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फर्म जो है वो एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा एजेंट है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। यानी जब हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक की बात करेंगे तो हम फर्म्स की बात करेंगे। इसलिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर्स को तो बेसिकली हम फर्म्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आधुनिक जो बाजार अर्थव्यवस्था है वो अपने उत्पादन को फर्म्स के माध्यम से ऑर्गेनाइज करती है। आधुनिक सेंस में फर्म एक ऐसा संगठन है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और उसकी पहचान जिन व्यक्तियों से मिलकर वो फर्म बनी होती है उनसे अलग होती है। यानी जो व्यक्ति उस फर्म को संगठित करते हैं उनसे अलग फर्म की पहचान होती है। तो आधुनिक जो आर्थिक सेंस है उसमें हम इस तरीके से फर्म को लेते हैं कि फर्म एक ऐसा संगठन है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी पहचान कुछ खास व्यक्तियों से जुड़ी हुई नहीं होती, उनसे अलग होती है। इसी फर्म को समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए यानी फर्मों को समझना है हमें तो 3 पैरामीटर्स पे उसको हम देखेंगे। पहला कि फर्म किस तरीके से संगठित होती है, दूसरा फर्म का वित्त किस तरीके से अरेंज होता है, किस तरीके से उसका वित्त प्रबंधन होता है और फर्म के उद्देश्य क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म। हमें अगर फर्म के ऑर्गेनाइजेशन को देखना है तो हमें फर्म्स को 2 ब्रॉड डिविजन्स करने पड़ेंगे। पहला है मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे संगठन जो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो बाजार के लिए उत्पादन नहीं करते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जब हम फर्म के संगठन की बात करते हैं तो हम मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में फर्म के अलग अलग रूप हो सकते हैं। एकल स्वामित्व हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके बाद पार्टनरशिप हो सकती है। तो जो एकल स्वामित्व है उसमें केवल एक ही व्यक्ति फर्म का ओनर होता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलके किसी संगठन का निर्माण करते हैं, किसी फर्म का निर्माण करते हैं। ये जो साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो ऑर्डिनरी और लिमिटेड 2 प्रकार की होती है। इसके बाद निगम, जिनको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, संयुक्त पूंजी कंपनियां कहते हैं, ये आधुनिक रूप है फर्म्स का, जिनको हम कॉरपोरेशंस कहते हैं। इसके बाद आपकी पब्लिक कॉरपोरेशन है। बेसिकली ये भी कॉरपोरेशन का एक रूप है, लेकिन इसको हमने अलग दिखाया है क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो सरकार के द्वारा संचालित जो कंपनीज होती हैं। बेसिकली ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज नहीं कह सकते हम इनको, लेकिन उन्हीं की भांति काम करती हैं। तो ये आपकी पब्लिक कॉरपोरेशन है। 4 मेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप हैं फर्म्स के जो मार्केट सेक्टर के लिए उत्पादन करती हैं। एकल स्वामित्व वाली फर्में, साझेदारी फर्में, निगमें और सार्वजनिक निगम। आइए अब हम एक एक को देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप,
जैसा कि नाम से पता है एकल स्वामित्व वाली फर्में हैं। तो ये फर्म जो हैं ये एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं, उसके द्वारा ओन्ड होती हैं, उनका स्वामित्व जो है एक ही व्यक्ति के पास होता है और वो व्यक्ति उसके ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है और वो अपनी मर्जी से उस फर्म को कभी भी डिजोल्व कर सकता है। अगर किसी कारण से ओनर की मृत्यु हो जाती है तो उस फर्म का जो प्रोप्राइटरशिप है वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी फर्मों को ऐसी जो फर्म है उनको हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। इनके एग्जांपल्स आप बहुत सारे देख सकते हैं, जैसे कि स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स हैं, केमिस्ट की शॉप है। इस तरीके की जो फर्में हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल हैं। दूसरी प्रकार की जो फर्म जो हमने बात की थी वो थी पार्टनरशिप या साझेदारी फर्म में। ये जो फर्म है ये कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाई जाती हैं और उनका स्वामित्व जो है वो सामूहिक स्वामित्व होता है जितने भी उसके पार्टनर्स हैं उनके लिए। पार्टनर्स जो हैं वो उस एंटरप्राइज पे एज ए ग्रुप अथॉरिटी रखते हैं और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उन सारे साझेदारियों की जो मर्जी है वो शामिल होनी जरूरी है। दो प्रकार की हमने बात की साझेदारी हो सकती है, एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होती है और एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है उसमें दो या दो से अधिक जो पार्टनर हैं उनमें से हर एक इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होता है उसके संचालन के लिए, या उसने अगर कर्जे लिए हैं तो जितने भी उसके साझेदार हैं वो सारे के सारे बराबर के उसमें शरीक होते हैं, बराबर के जिम्मेदारी होती है सबकी। जितनी भी लायबिलिटीज फर्म के द्वारा उत्पन्न होती हैं उसके ऑपरेशंस के टाइम पे वो उनकी साझेदारों की पर्सनल लायबिलिटीज होती हैं। तो ये ऐसी जो पार्टनरशिप होती है उसको हम ऑर्डिनरी पार्टनरशिप कहते हैं। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसके भी आगे दो रूप हो सकते हैं, एक जनरल पार्टनर होते हैं और कुछ लिमिटेड पार्टनर होते हैं। जो जनरल पार्टनर हैं उनकी फुल लायबिलिटी होती है बिजनेस की और वो उस बिजनेस को रन करते हैं। जो लिमिटेड पार्टनरशिप है इसमें दो तरीके के पार्टनर होंगे, एक जनरल पार्टनर होंगे और दूसरे लिमिटेड पार्टनर होंगे। जनरल पार्टनर जो हैं उनकी पूरे जो लायबिलिटी है, जितनी भी फर्म के ऑपरेशन के टाइम पे लायबिलिटी उत्पन्न होती हैं उस बिजनेस की सारी लायबिलिटी के लिए वो जिम्मेदार होंगे और वो फर्म का संचालन भी करते हैं। इसके विपरीत जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितनी अमाउंट वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी के बराबर उनकी लायबिलिटी होती है। तो जो लायबल पार्टनर्स हैं वो फर्म के जो लिमिटेड पार्टनर्स जो अपने लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो फर्म के जो संचालन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वो उनकी क्योंकि जिम्मेवारी भी लिमिटेड है तो उनका फर्म के संचालन में जो योगदान है वो भी लिमिटेड है। तो ये जो दूसरे प्रकार की फर्म थी। तीसरा हमारा कॉरपोरेशन है जिसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, जिनको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा व्यवसायिक संगठन है जिसके बहुत सारे ओनर्स होते हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। वो उसके लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जो ओनर्स हैं उनकी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। कॉरपोरेशन जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के द्वारा ओन्ड होती है, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स जो है उस फर्म को ओन करते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होते, वो अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन फर्म्स की जो ओनरशिप है, ओनरशिप का फॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो हैं, आधुनिक कंपनियां हैं, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में काम करती हैं। अगले जो स्लाइड है उसमें हम विभिन्न प्रकार की जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन या सार्वजनिक निगम। जैसा कि हमने बताया था सार्वजनिक निगमें जो होती हैं वो नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, राष्ट्रीयकृत उद्योग होते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। उनका संचालन का जो तरीका होता है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की तरह ही होता है, लेकिन बेसिकली ये कॉरपोरेशन जो हैं ये सरकार के द्वारा गठित जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और वो उस पे काम करते हैं। जिस तरीके से ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज काम करती है उसी तरीके से पब्लिक कॉरपोरेशंस भी काम करती हैं। ये थी फर्मों के विभिन्न रूप जो मार्केट सेक्टर के लिए उत्पादन करती हैं। आइए अब हम पहले एक बार जो हमारी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं
उनके अलग अलग रूप देख लेते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं: पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ज्वाइंट वेंचर कैप कंपनी। नॉर्मली कई बार इसको हम 2 भी लिखते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो भी सकती है और लिस्ट नहीं भी हो सकती। लेकिन जब भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसके शेयर को फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। उसकी जो ओनरशिप है उस ओनरशिप को जितना भी शेयर है, शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी के कुछ हिस्से के ओनर्स होते हैं। जितने उनके शेयर्स हैं उसी अनुपात में उनकी से होती है कंपनी के मैनेजमेंट में। लेकिन क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन इसलिए कोई इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर है वो उसको इफेक्ट नहीं कर सकता और उस कंपनी के जो शेयर हैं वो फ्रीली जो हैं स्वतंत्र रूप से बाजार में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये प्राइवेटली हेल्ड स्मॉल बिजनेस एंटिटी हैं और इनको एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी समझा जाता है जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। पब्लिक जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर को पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते। उनके शेयर्स जो हैं वो शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे नहीं जा सकते। तो ऐसी फर्मों को हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। तीसरा जो फॉर्म है वो है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जैसा कि नाम से पता है कि एक नई बिजनेस एंटिटी बनती हैं जब 2 या 2 से अधिक नॉर्मली फॉरेन और इंडियन इन्वेस्टर मिल जाते हैं। उसके फलस्वरूप वो अपने लाभों को और नुकसान को, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ज्वाइंटली ओन करते हैं, तो उसको हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी कहते हैं। तो ये थे हमारी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसके अलग अलग रूप या अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रकार किस प्रकार की हो सकती हैं। अब हम आते हैं नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जो फोकस रहेगा वो मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पर रहेगा, लेकिन नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी फर्म के रूप में भी फर्में संगठित होती हैं। तो बेसिकली ये वो फर्में हैं जो अपने उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए उत्पादित नहीं करती हैं। यानी नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज फर्म्स विच डोंट प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, जो बाजार के लिए उत्पादन नहीं करती हैं और इसके साथ साथ उनकी जो कंसिडरेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होती, लाभ अधिक करने का प्रयास नहीं करती हैं वो फर्में। अगर वो नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका उद्देश्य लाभ, अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं है, उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। जो मास कंजम्पशन है उसके लिए वो जो है प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि डिफेंस है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, या प्राइवेट आपने चैरिटीज देखी होंगी, जो दानी संस्थाएं हैं, वो जो हैं वो लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती हैं, उनका उत्पादन जो है वो बाजार में बिकने के लिए नहीं आता है। तो ये फर्म्स के अलग अलग रूप थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के रूप हो सकते हैं और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के अलग अलग प्रकार हमने देखे, और उसके बाद हमने देखे नॉन मार्केट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम आते हैं फर्म्स के वित्त पर या उनकी फाइनेंसिंग पर। फर्म अपने फाइनेंस को किस तरीके से अरेंज करते हैं। बेसिकली फर्म के जो फाइनेंसेज हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ओनर्स कैपिटल है और दूसरी आपकी लोन्स और डेब्ट है। 2 तरीकों से जो फर्म्स हैं वो अपने फाइनेंसेस को अरेंज करते हैं। या तो जो उनके स्वामी हैं, जो उनके मालिक हैं उन फर्म्स के, उनकी खुद की पूंजी, या लोगों से उधार लेके, जिसको हम ऋण कहते हैं, ऋण या लोन्स के माध्यम से वो अपनी जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए वित्त का पोषण करते हैं, फाइनेंस को मैनेज करते हैं। ओनर्स कैपिटल, जैसा कि नाम से पता है कि ओनर्स कैपिटल से हमारा मतलब है कि ये ऐसे फंड्स हैं जो उस कंपनी के ओनर्स अपने आप प्रोवाइड करते हैं। जो कंपनी के ओनर्स के द्वारा प्रोवाइड होता है उसको हम ओनर्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है उसमें जो ज्वाइंट स्टॉक ओनर्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और उन शेयर होल्डर्स का शेयर जो खरीदते हैं वो उसके जो अमाउंट है वो ओनर्स कैपिटल होती है। यानी जो उस कंपनी के स्वामी हैं, जिनके शेयर्स
या जिसको हम इक्विटी कहते हैं, उनके माध्यम से कंपनी में वो अपनी पूंजी लगाते हैं। तो जो ओनर्स कैपिटल है वो बेसिकली फर्म्स के जो मालिक होते हैं, जो उनके स्वामित्व होते हैं, उनकी कैपिटल होती है। अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उस कंडीशन में जो एकल स्वामित्व वाली फर्में हैं, जो अकेला बंदा है वो उस फर्म के फाइनेंस को प्रोवाइड कराएगा, अपनी फाइनेंस को चलाएगा, या तो वो अपने खुद के पैसे लगाएगा या लोन और डेब्ट लेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर्स मिलके जो कैपिटल है वो प्रोवाइड करेंगे या लोन्स लेंगे, और उसी हिसाब से उनकी लायबिलिटी जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन कि वो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है या लिमिटेड पार्टनरशिप है। इसके साथ साथ अगर वो फर्म में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं तो उस कंडीशन में ओनर्स कैपिटल शेयर होल्डर्स की कैपिटल होगी। शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी इक्विटी को परचेज करेंगे। जब एक जो शेयर होल्डर है जब वो इक्विटी को परचेज करता है तो वो उसका उस हिस्से का जितने अमाउंट में उसके पास शेयर्स हैं उसका ओनर बन जाता है, तो वो ओनर्स कैपिटल में आएगा। उसके बदले में फर्म्स अपना ऑपरेशन करेगी, अपना संचालन करेगी, और उस संचालन के कारण जो लाभ उत्पन्न होंगे उन लाभों में से ओनर्स को कुछ हिस्सा मिलेगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। यानी फर्म का एक प्रॉफिट का एक हिस्सा उसके शेयर होल्डर्स जो उसके स्वामी है उसमें बांटा जाएगा, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। और कुछ हिस्सा जो है फर्म अपने पास रख लेती है, जो लाभ हुए उसका कुछ हिस्सा ओनर्स को चला जाता है और कुछ फर्म अपने पास रखती है। तो जो अपने पास रखती है वो भी फर्म्स की जो फाइनेंस है उसके लिए यूज होती है। इसके विपरीत जो दूसरा तरीका है जो फर्म अपना फाइनेंसिस अरेंज करती है वो लोन्स और डेब्ट के माध्यम से हो सकते हैं, ऋण के माध्यम से हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोन और डेब्ट से हमारा मतलब है कि फर्म जो डेब्ट देने वाले हैं, क्रेडिटर्स जो हैं, उनसे किसी तरीके का लोन एग्रीमेंट करती है, जिनको हम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से जो ऋण यंत्र हैं उनके माध्यम से फर्म जो है वो लोन या डेब्ट के माध्यम से फाइनेंसिंग को अरेंज करती है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे लोन्स हैं। लोन्स क्या है? लोन बेसिकली एक प्राइवेट एग्रीमेंट है बिटवीन द फर्म्स एंड द क्रेडिटर्स। जो फर्म्स और क्रेडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो पीरियोडिक जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट उसका हिस्सा होती है। जब हम लोन एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें किस तरीके से हम इंटरेस्ट कितने पीरियड में हम भुगतान करेंगे और क्या इंटरेस्ट हम देंगे। इसके साथ साथ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होती है। जब भी हम किसी एग्रीमेंट में इंटर करती है फर्म लोन्स के लिए तो दो चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। पहला है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इसके विपरीत जो बिल्स और नोट्स हैं वो शॉर्ट पीरियड डेब्ट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नॉर्मली 1 साल से कम के होते हैं। जब हम बिल्स एंड नोट की बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, मनी जो मार्केट में इश्यू होते हैं दे आर बिल एंड नोट्स, और उनके द्वारा जो पूंजी अरेंज होती है वो 1 साल से कम समय के लिए होती है। उनमें जब हम बिल्स एंड नोट्स की बात करते हैं तो एक रिडम्पशन डेट पहले से होती है। जब हम किसी बिल या नोट्स को इश्यू करेंगे तो किस समय उसका भुगतान किया जाएगा वो उसमें पहले से मेंशन होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितनी पीरियड के वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी आधार पर जो बिल एंड नोट्स हैं उनका भुगतान किया जाएगा। लेकिन उसमें बेसिकली बिल एंड नोट्स में उनकी जो प्रिंट वैल्यू होती है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है वो कंसिडर होती है। इंटरेस्ट जो है एज सच उसमें मेंशन नहीं होता है। इसके बाद आपका आता है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। तो डिबेंचर हैं वो लंबे बॉन्ड्स, स्टॉक्स या डिबेंचर जिसको हम कहते हैं, ये लॉन्ग पीरियड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नॉर्मली ये 20 से 30 साल के हो सकते हैं। इनमें जो जब भी हम बॉन्ड्स एंड डिबेंचर की बात करते हैं तो इनकी एक फिक्स रिडम्पशन डेट होती है, और इसके साथ साथ किस तरीके से उनकी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी वो भी उसमें मेंशन होती है। क्योंकि लंबे समय के लोन होते हैं तो इंटरेस्ट जो है वो समय समय पर जो लोन और डिबेंचर खरीदने वाले हैं उनको मिलेगा। तो ये थे फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म। अब हम आते हैं गोल ऑफ द फर्म, फर्म के उद्देश्य। नॉर्मली जो मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है कि किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएं। तो फर्म के गोल उसी तरीके से होते हैं।
बेसिक जो फर्म का गोल होता है, प्रिंसिपल जो गोल होता है, वो जो मार्केट सेक्टर के लिए ऑर्गेनाइज्ड होती हैं फर्में, उनका होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन जो नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चैरिटी हैं या गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड जो इंस्टीट्यूट हैं, जो फर्म्स हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं को कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड करती हैं और उनका उद्देश्य जो है वो जिनको वो प्रोवाइड करती हैं उनको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। उनका उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं हो सकता। जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है उसमें जो हमारा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, जो फोकस रहेगा वो मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो फर्म्स का गोल होता है। जो भी फर्म है मार्केट सेक्टर के लिए जो प्रोड्यूस करती हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट को अधिकतम करना है। अब फर्में प्रॉफिट को अधिकतम कैसे करती हैं कि वो अपने रिवेन्यू और कॉस्ट के जो डिफरेंस है उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करती हैं। हमें पता है रिवेन्यू जो है, फर्म उस चीज को प्रोड्यूस करेगी, उसकी बिक्री करेगी और उस बिक्री से जो उसे प्राप्त होगा वो उसका रिवेन्यू है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में प्रोडक्शन के बाद जो बिक्री की प्रोसेस है उसमें उसको कुछ कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे। दो प्रकार के कॉस्ट हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। कुछ निहित लागतें होती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। जब इकोनॉमिक्स में हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों जुड़े हुए होते हैं। यानी जो स्वामी हैं, जो उसके मालिक हैं फर्म के, वो अगर अपना कुछ उसमें योगदान देते हैं, जैसे अपनी लैंड देते हैं या अपनी पूंजी लगाते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इस कॉस्ट में ऐड होती है। तो फर्में जो हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो उनका गोल होता है, लेकिन केवल जो आधुनिक फर्में हैं उनका उद्देश्य केवल लाभ अधिक करना नहीं होता, कुछ दूसरे गोल भी हो सकते हैं, जैसे कि बिक्री अधिक करना, प्रॉफिट्स को सिक्योर करना, इस तरीके के और गोल भी फर्म्स के हो सकते हैं। तो ये थे फर्म के उद्देश्य क्या क्या हैं। आइए अब हम देखते हैं जो आधुनिक फर्में हैं। आधुनिक फर्में जो हैं वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के रूप में होती हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं और उनका कारोबार एक देश से अधिक देशों में फैला हुआ होता है, इसलिए इनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज, बहु राष्ट्रीय निगम कहते हैं या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस आधुनिक फर्मों का रूप है। उसकी मेन फीचर्स क्या हैं? ये जो फर्में हैं ये किसी एक कंट्री में जब इनकॉर्पोरेट होंगी तो उस कंट्री के जो कंपनी लॉज हैं उनके हिसाब से वो अस्तित्व में आएगी, उनको फॉलो करना होगा। जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रही हैं उस कंट्री के जो कंपनी लॉज उस समय इन्फोर्स्ड हैं उनको उसे फॉलो करना होगा और उन्हीं के तहत उनका निर्माण होता है। दूसरा, एक एमएनसी जो है या टीएनसी जो है या जो आधुनिक कॉरपोरेट्स हैं वो अपने रिसोर्सिस और पूंजी को दो तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, या तो ओनरशिप कैपिटल के द्वारा या डिबेंचर्स के द्वारा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आधुनिक फर्में जो हैं या एमएनसीज जो हैं वो अपने रिसोर्सिस या पूंजी जो है अब या तो अपने शेयर्स या ओनर्स कैपिटल को बेच के या उधार लेके ऋण पत्र बेच के वो अपने वित्त का पोषण करती हैं, अपने फाइनेंसिस को अरेंज करती हैं। तीसरी जो विशेषता है आधुनिक फर्मों की कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। शेयर होल्डर्स जो हैं आधुनिक कॉरपोरेशंस के, उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड इसलिए होती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उनके जितने शेयर्स हैं उस शेयर के हिसाब से बटी हुई होती है। यानी क्योंकि एक शेयर होल्डर का उस फर्म के मैनेजमेंट में एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होता है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल छोटी सी होती है, थोड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। जितने शेयर्स हैं उसी अमाउंट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, फीचर है आधुनिक निगमों की, एमएनसीज की और टीएनसीज की भी, वो है कि कंपनीज की जो एंटिटी है वो सेपरेट होगी फ्रॉम द एंटिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। यानी फर्म का जो अस्तित्व है वो उनके शेयर होल्डर्स के अस्तित्व से अलग होता है, उससे स्वतंत्र होता है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। एक शेयर होल्डर किसी भी समय अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है और दूसरे लोगों को वो उसका स्वामी बना सकता है। यानी उसका स्वामित्व जो है, जितने हिस्से के उसके शेयर्स थे उतने हिस्से का जो स्वामित्व है वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो एक शेयर होल्डर, आधुनिक कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को आराम से ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद मैनेजमेंट जो है इन
कॉरपोरेशन या निगमों के जो मैनेजमेंट हैं वो शेयर होल्डर से अलग होते हैं या ओनर से अलग होते हैं, यानी स्वामित्व और प्रबंधन दोनों अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में होता है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उस फर्म के जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी उसके काम हैं उनको मैनेज करते हैं, उनको ओवरसीज करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और वेल्थ जनरेट करने का प्रयास करते हैं फॉर द शेयर होल्डर्स, जो उनको डिविडेंड के रूप में मिलता है या फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट होता है। तो ये मेन फीचर्स हैं आधुनिक निगमों की या एमएनसीज और टीएनसीज की। जो आधुनिक निगमों की मुख्य विशेषताएं ये हैं। अब हम आते हैं आधुनिक जो कॉरपोरेशन है, जो निगम है, उनका आर्थिक विकास में क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन को प्रोत्साहित करती हैं और उसके निर्माण को गति देते हैं। यानी जो छोटी छोटी बस्तें हैं वो शेयर होल्डर्स के माध्यम से, इक्विटी के सेल के माध्यम से या डिबेंचर्स के सेल के माध्यम से वो इकट्ठा करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं ताकि फर्दर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और उसके फलस्वरूप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस कंट्री की वो ज़्यादा तेजी से हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ये जो मॉडर्न कॉरपोरेशन हैं, जो आधुनिक निगमें हैं, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन करती हैं। और हमें पता है कि जब उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब इंक्रीज होती है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के इंक्रीज होने के कारण कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, यानी लागत जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन के फलस्वरूप उत्पादन की जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए फर्म्स जो हैं वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाती हैं अगर स्केल ऑफ जो उनका ऑपरेशन है वो ज़्यादा होगा और उसके कारण उन्हें बहुत सारी बस्तें प्राप्त होती हैं। अगर छोटी छोटी फर्में छोटी छोटी मात्रा में उत्पादन करेंगी तो रिसोर्सेज की वेस्टेज ज़्यादा होगी। इसके विपरीत एक साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा तो रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंजॉय की जा सकती हैं अगर आधुनिक निगमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि आधुनिक निगमें जो हैं वो एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करती हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चा कर सकते हैं, जिसके कारण टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका मेन फोकस होता है। तो जिसके कारण उत्पादन के जो तरीके हैं वो एडवांस्ड होते हैं, वो चेंज होते हैं, वो समय के और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो सुनिश्चित किया जाता है हर स्टेज के ऊपर R&D के द्वारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसलिए जो आधुनिक फर्में हैं उनके माध्यम से जो तकनीकी प्रगति है वो या तकनीकी विकास है किसी देश का वो काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो अधोसंरचना है, आजकल जो आधुनिक निगमें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करती हैं। यानी जो फर्में हैं जैसे नहर है, सड़क है या आपका बिजली का प्रोविज़न है या आपका कम्युनिकेशन है, उसमें जो हैं वो आधुनिक फर्में जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं, उनका योगदान होता है। तो ये कुछ योगदान था जो आधुनिक फर्म किसी देश के आर्थिक विकास में करती हैं। हालांकि आधुनिक निगमों की कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है। आइए अब हम आधुनिक फर्मों की कुछ डिमेरिट्स को देखते हैं। आधुनिक फर्में जो हैं आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण करती हैं और इसके फलस्वरूप जो मोनोपोलीज हैं, जो एकाधिकारी शक्तियां हैं, उनका विस्तार होता है। इसका कारण ये है कि जो मॉडर्न कॉरपोरेट्स हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हैं, जैसा कि हमने बात की थी, लेकिन उसके फलस्वरूप उनका जो उत्पादन की लागत है वो छोटी फर्मों से काफ़ी कम होती है, जिसके कारण जो छोटी फर्म्स हैं वो मार्केट से बाहर हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप जो आधुनिक निगमें हैं वो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण करती हैं, क्योंकि ये कंपटीशन अमंग फ्यू रह जाता है। कंपटीशन को बढ़ावा तो देती हैं लेकिन वो केवल कुछ फर्मों के मध्य रह जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो बाजार से बाहर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एकाधिकारी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो पहली तो डिमेरिट्स ये है कि जो आधुनिक निगम है उसके फलस्वरूप जो आर्थिक शक्ति है उसका केंद्रीकरण होता है और मोनोपोलीज जो हैं उनका विस्तार होता है और उसके फलस्वरूप वो जो लेबरर्स और कंज्यूमर हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं। लेबरर्स से वो ज़्यादा घंटे काम लेती हैं, उनको सैलरी कम देती हैं, वेजेज उनकी लो होती हैं। कंज्यूमर्स जो हैं उनको जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है वो हाई प्राइसेस पे दिया जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो कंज्यूमर और लेबरर्स हैं, जो श्रमिक और उपभोक्ता हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। आधुनिक फर्मों के फलस्वरूप
व्यापार चक्कर आते हैं और बेरोजगारी में बढ़ावा होता है। इसके साथ साथ जो आधुनिक फर्में हैं वो करप्शन को बढ़ावा देती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नेशनल और इंटरनेशनल सीन पे देखेंगे कि आधुनिक फर्म के जो मैनेजर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो नीति निर्माताओं को, जो लेजिस्लेशन करने वाले या जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, उनको मोटी मात्रा में, भारी मात्रा में रिश्वत वगैरह देते हैं और जिसके फलस्वरूप करप्शन को बढ़ावा मिलता है। तो आधुनिक फर्में जो हैं उनके फलस्वरूप अल्पाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ आधुनिक फर्मों के फलस्वरूप जो गैर जरूरी उपभोग है, जो इनएसेंशियल कंजम्पशन है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन फर्मों का मुख्य उद्देश्य अपने उत्पादन की अधिकतम बिक्री है, जिसके द्वारा वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं। एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उत्पादन जो है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों को अडॉप्ट करके लोगों के जो गैर जरूरी उपभोग हैं उसको बढ़ावा देती हैं। इसके साथ साथ जब वो ज़्यादा मात्रा में गैर जरूरी उपभोग बढ़ता है तो एक तो उसके कारण पर्यावरण को हानि होती है, दूसरा कई बार जो आधुनिक फर्में हैं वो ऐसे देशों में जाके अपने प्लांट सेटअप करती हैं जो गरीब हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज वहाँ एस्टेब्लिश करती हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, यानी पोल्यूशन को बढ़ावा देती हैं आधुनिक फर्में, क्योंकि वो ऐसी इन्वायरमेंट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको एस्टेब्लिश करती हैं। तो ये कुछ डिमेरिट्स ही आधुनिक निगमों की। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और इस वीडियो लेक्चर पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट सेक्टर फर्म किस किस तरीके से हो सकता है, इसके अलग अलग संगठन आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसके साथ साथ आपको बताना है कि आधुनिक निगमें या एमएनसीज और टीएनसीज क्या होती हैं, जो मॉडर्न कॉरपोरेशन हैं उनकी फीचर्स क्या हैं, उनका आर्थिक विकास में क्या योगदान है और क्या उसकी डीमेरिट्स हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है कि मॉडर्न फर्म्स जो हैं वो अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से अरेंज करती हैं। आइए अब कुछ एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू है कि मार्केट सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड एंड सर्विसेज। जो मार्केट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, खुद के उपभोग के लिए, बाजार में बेचने के लिए, दोनों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। करेक्ट आंसर वुड बी बी। दूसरा क्वेश्चन है कि मनी रेज्ड बाय ए फर्म टू फाइनेंस इट्स बिजनेस इज नोन एज। अगर एक फर्म अपने वित्त के लिए जो मनी है उसको रेज करती है, उसको अरेंज करती है, तो उसको क्या कहा जाता है? रियल कैपिटल कहा जाता है, फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, फिजिकल कैपिटल कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, आपका आंसर करेक्ट है। दैट वुड बी फाइनेंशियल कैपिटल। क्योंकि जो रियल कैपिटल है ना, रियल कैपिटल होगी आपकी जो मशीनें बन रही हैं, वास्तविक है। लेकिन अगर मनी है वो केवल एक फाइनेंशियल कैपिटल होगा, वो वास्तविक पूंजी नहीं होगी। तो ये कुछ एमसीक्यू थे। आइए अब हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं, सही है। दूसरा है कि फर्म का जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन करता है किस बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को, ये भी सही है। इसके बाद एक एमएनसीज में जो कंपनी की जो पहचान है वो उसके शेयर होल्डर की पहचान से अलग होती है, ये भी सही है। ये तीनों हमने पहले डिस्कस किए थे। ट्रू फॉल्स एंड टाइप क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि बॉन्ड एंड स्टॉक्स आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आपकी कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।